नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे और नोट जो होने वाले हैं क्लास 8th के होंगे साइंस के। और जो टॉपिक है उसका नाम है साउंड। तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे और इन नोट्स से आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर जरूर हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। तो कोई भी अगर बॉडी वाइब्रेट होती है तो याद रखिएगा उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड आर दी वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू एयर और अनदर मीडियम दैट कैन बी हर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है वो क्या है, साउंड एक तरीके का वाइब्रेशन है और वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं किस में, तो एयर में हो गया या कोई भी मीडियम हो गया उसमें वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं। मीडियम का मतलब होता है जैसे सॉलिड एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है और गैस भी एक मीडियम होती है। याद रखिएगा जो वैक्यूम होता है वो मीडियम नहीं होता है। ठीक है, VACWM यू स्पेलिंग होती है, याद रखिएगा VACWM स्पेलिंग होती है वैक्यूम की, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती ज़रूर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि साउंड वाइब्रेशंस होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, और फिर ये हमारे ईयर तक पहुँचते हैं, कानों तक पहुँचते हैं और हम लोग फिर आसानी से इसको सुन सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो अगला टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा भी बना हुआ है और इस तरीके से ये एक मेटल चीज़ को क्या कर रहा है, यहाँ पर मतलब स्ट्राइक कर रहा है। जब स्ट्राइक करेगा उस पैन को तो उस पैन में से आवाज़ निकलती है। क्यों आवाज़ निकलती है? क्योंकि ये पैन क्या होने लग जाता है, वाइब्रेट करता है। पैन के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए कुछ हमको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और इनके बारे में बताया गया है कि इनमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज़ प्लग्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल भी दिया गया है। यहाँ पर बीच में एक रबर बैंड लगी हुई है और ये बच्चा क्या कर रहा है, इस रबर बैंड को पीछे की ओर स्ट्रेच कर रहा है। ये चीज़ आप लोग ने करी भी होगी, बहुत अच्छी इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो गिटार की तरीके से आप देखेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि ये जो स्ट्रेच्ड बैंड है, जो रबर बैंड है, क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेशन से आपको पता ही होना चाहिए साउंड का प्रोडक्शन होता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट होना स्टॉप होगी, व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, साउंड का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। जैसे तबला आप देख सकते हैं, तो तबले में क्या चीज़ वाइब्रेट होती है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा होता है। ठीक है, ये वाइब्रेट होगा। इसी तरीके से आप हारमोनियम देख सकते हैं। हारमोनियम में अगर आप देखेंगे एयर का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, एयर में वाइब्रेशंस होते हैं। इसके बाद फ्लूट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एयर में ही सब कुछ हो रहा है, मतलब हवा में ही वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सितार देखेंगे तो सितार में वाइब्रेट क्या करता है, तो यहाँ पर तार होते हैं। सितार देखिए नाम से पता चला है तार, जैसे गिटार में भी तार होता है, सितार में भी तार होता है। तो इसमें क्या होते हैं, वायर होते हैं। तो स्ट्रेच्ड वायर होते हैं जो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। याद रखिएगा सितार और गिटार में। कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मंजीरा दिया गया है, घाटम दिया गया है, मड पॉट्स दिया गया है, करताल दिया गया है। तो ये भी क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हमारे देश में ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अक्सर यूज़ हुआ करते हैं हमारी कंट्री में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और बताया गया है कि उसमें का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है। जैसे वीणा है, तो वीणा बिल्कुल गिटार की तरह होता है। तो वीणा हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, इन सब में क्या वाइब्रेट कर रहा है, तो तार या ये कह सकते हैं स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। ठीक है, मेटालिक स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेट करती है इन सब में। तबले में देखेंगे, तबला क्या होता है, तबला में भी हमने देखा था एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब कपड़े टाइप का है, हालांकि वो बना हुआ होता है किसका, लेदर का बना हुआ होता है, गोट की लेदर का बना हुआ होता है और वो उस वाइब्रेट करता है उसमें, उसी से ही आवाज़ प्रोड्यूस होती है। मृदंगम में भी सेम चीज़ होती है, ये भी ढोलक की तरह ही होता है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही होती है। सिमिलरली ड्रम में, ढोलक में, इन सब में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट करती है। अब शहनाई, फ्लूट और माउथ ऑर्गन की बात अगर करी जाएगी तो इसमें मेन चीज़ हम लोग हवा देते हैं। ठीक है, मुंह से फूंकते हैं, तो इसमें एयर कॉलम है वाइब्रेट होने वाला मीडियम। ठीक है, जो वाइब्रेट करता है वो कौन है, एयर कॉलम है। तो शहनाई हो गया, फ्लूट हो गया और माउथ ऑर्गन हो गया, इन तीनों में एयर कॉलम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगली बात करते हैं साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब देखिए जो प्रोडक्शन होता है साउंड का ह्यूमन में वो कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, पहली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया है स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। देखिए अगर आप बहुत तेज़ी से बहुत लाउडली बोल रहे हैं
या मतलब तो क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ से होती है? जैसे आप चिल्ला रहे हो, आप बोल रहे हो, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? तो कोई भी पर्सन अगर बोलता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सिस्टम का, मतलब ह्यूमन बॉडी का। वो क्या है? वॉइस बॉक्स, और उसको लैरिंग्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो क्या है? लैरिंग्स वाइब्रेट करता है, लैरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दे दिया गया है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब ये वॉइस बॉक्स है क्या? तो वॉइस बॉक्स इज़ एट दी अपर एंड ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप की, ये जैसे विंड पाइप है, इसके अपर एंड पे आपको वॉइस बॉक्स देखने को मिलेगा। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अलॉन्ग अक्रॉस दी वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पे आप 2 वोकल कॉर्ड्स देख सकते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में एक छोटी सी स्पेस आपको देखने को मिलेगी, और यही जो स्पेस होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट लीव्स अ नैरो स्लिट। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं नैरो स्लिट बन रही है, और इसी में से क्या होती है? एयर पास होती है, और जब एयर पास होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। डायग्राम याद रखिएगा, इस डायग्राम को बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम भी कोई कोई पूछा आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो साउंड अगर जो देखता है, अभी हम लोग ने ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो किस ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रहा था? तो लैरिंग्स प्रोड्यूस कर रही थी। याद रखिएगा, लैरिंग्स प्रोड्यूस करती है साउंड को, ठीक है। अब इसमें वही बात थोड़ी सी दी गई है, व्हेन द लंग्स फोर्सेस द एयर थ्रू द स्लिट। अब देखिए, जब लंग से एयर निकलती है, और वो जो वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्लिट थी, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो थी, स्ट्रेच वोकल कॉर्ड्स थी, उनके बीच में आपने स्लिट देखी होगी, वो स्लिट से वो एयर निकलती है, तो क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट करते हैं, और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब देखिए, जो वोकल कॉर्ड से मसल्स अटैच होते हैं, मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। मतलब ये जो वोकल कॉर्ड है, इसका टाइटनेस और इसकी लूजनेस कौन डिसाइड करता है? तो इससे जो अटैच्ड मसल्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हेन दी वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द क्वालिटी और वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो मसल्स होती हैं, देखिए जब वो मसल्स स्ट्रेच होंगी, वोकल कॉर्ड कम स्ट्रेच होगा, और वोकल कॉर्ड टाइट हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो आवाज़ निकलेगी वो अलग तरीके की होगी। लेकिन जब वोकल कॉर्ड थिक हो जाएगा, ठीक है, जब वो स्ट्रेच ना हो के वो ढीला पड़ जाएगा, तो उससे जो आवाज़ निकलती है, मतलब जब वोकल कॉर्ड लूज़ हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो जो आवाज़ निकलेगी वो कैसी होगी? अलग होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ की क्वालिटी अलग होती है, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे करके चेंज होती आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? लगातार स्ट्रेच हो रहा है, उसकी मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही हैं, या ये कह सकते हैं टाइट हो रही है। टाइटनेस की वजह से क्या होता है कि जो आवाज़ की क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 बातें आपको और बताई गई यहाँ पर कि वोकल कॉर्ड्स इन मेन। अब अगर मेन में आप देखेंगे तो वोकल कॉर्ड्स कितनी लंबी होती है? 20 mm की अप्रॉक्सीमेटली होती है, और वुमेन की अगर देखेंगे ये 5 मिलीमीटर शॉर्टर होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 mm की होती है वुमेन के केस में। तो मेन के केस में जो वोकल कॉर्ड है वो 20 मिलीमीटर की होती है, और मेन के केस में 20 मिलीमीटर होती है, और वुमेन के केस में 15 mm होती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। अगर आप चिल्ड्रन में देखेंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें जो वोकल कॉर्ड होती है वो और छोटी होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और यही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से आपने अगर देखा होगा तो मेन की आवाज़ जो होती है वो अलग होती है, वुमेन की आवाज़ अलग होती है, और बच्चों की आवाज़ भी अलग होती है। मतलब तीनों की आवाज़ एक दूसरे से मिल नहीं सकती, अलग ही अलग होगी। तो ये किस वजह से? ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की लेंथ में डिफरेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ पर देखिए वही बात कही गई जो अभी हम लोगों ने शुरू में देखी थी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। और मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, और गैस में भी ट्रेवल कर सकती है। एक बात याद रखिएगा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड। साउंड की अगर स्पीड पूछी जाए सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे कम स्पीड जो होती है वो किस में होती है? गैस में होती है। किसकी स्पीड? साउंड की स्पीड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए साउंड की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सॉलिड में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में है? गैस में है। अगर पूछा जाए साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होनी
चाहिए। अब देखिए वही बात यहाँ फिर से बता दी गई, व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव, जब एयर को रिमूव कर दिया जाएगा तो जो कंडीशन बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, वैक्यूम कहा जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, अभी हमने बताई भी थी, VACWM होती है वैक्यूम की स्पेलिंग। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें से एयर पूरी पूरी हटा दी गई तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मतलब उस स्पेस को कहेंगे वैक्यूम। और साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं कि आप एक घड़ी ले लीजिए, स्टॉप मतलब जो भी आपके यहाँ घड़ी है उसको ले लीजिए और उसको एक जार से बंद कर दीजिए। ठीक है, और घड़ी को जार के अंदर रख दीजिए, उसमें अलार्म लगा दिया। अब आपको अलार्म बाहर सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूम बन चुका है। ठीक है, इसीलिए होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स लोग होते हैं उनको भी वो अगर आपस में बात करेंगे एटमॉस्फेयर में, मतलब ये कह सकते हैं कि मून पे जाके अगर आपस में वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं बोल के, तो वो आवाज़ एक से दूसरे तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, वहाँ मीडियम नहीं है, वो मीडियम नहीं है, तो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। इसीलिए वो लोग बाकायदा जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर्स होते हैं, उसको लेके जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वाटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक एक्वेटिक एनिमल, ये दूसरा एक्वेटिक एनिमल, इसने कोई सिग्नल दिया तो ये सिग्नल बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच जाएगा, दूसरे मतलब एनिमल तक पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, हालांकि ये सॉलिड से कम है, लेकिन फिर भी गैस के कंपैरिजन में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है लिक्विड में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वही चीज़ देखिए यहाँ पर बताई भी गई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मोर इन मोर डेंसर मीडियम। अब देखिए ये आपको समझना ज़रूरी है कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है मीडियम की, उतनी ही वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। ये कैसे पता चला हम लोग को, जैसे सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड का भी आप लोग को वेरिएशन पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। इसके बाद कहा गया हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग अपने कान से साउंड कैसे सुन पाते हैं, ये आप लोग को बताना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारे कान में सबसे पहले जो बाहर के ईयर है उसको बोलते हैं आउटर ईयर। अब आउटर ईयर का जो शेप है, इसको मतलब आउटर ईयर को कहते हैं पिना कहते हैं, जो बाहर का पोर्शन आपको दिखाई पड़ता है इसको पिना कहा जाता है, PINNA, पिना कहा जाता है। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो एक फ़नल की तरह होता है। ठीक है, जो शेप आपको दिखाई पड़ रहा है फनल की तरह है, कोन की तरह है। तो फनल की तरह क्यों होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साउंड है वो इसके अंदर एंटर कर सके, इसीलिए इसका शेप फनल की तरह है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इस फनल के अंदर एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैनाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का देखिए आपको एक कैनाल दिखाई पड़ रहा है, तो साउंड इसमें ट्रेवल करेगी, किस में ट्रेवल करेगी, इस कैनाल में, और इसको कहते हैं ईयर कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर कैनाल में साउंड ट्रेवल करती है, और जब साउंड यहाँ ट्रेवल करती है तो फिर यहाँ पर जो आपको पोर्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया गया है, इसको कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, इसके वाइब्रेशंस पहुँचते हैं, ये जो हड्डियाँ दी गई हैं वाइट वाइट कलर की, आपको कुछ बोन्स दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है, फिर से समझिए क्या हमने बताया अभी, कि सबसे पहले साउंड आई, साउंड पिना पे आई, फिर पिना से ईयर कैनाल में पहुंची, फिर ईयर कैनाल से कहाँ पहुंची, ईयर ड्रम में पहुंची। अब ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग गया, और ये किसके कांटेक्ट में था, तो इस जो बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स का नाम याद रखिएगा, एनविल, हैमर और स्टिरअप। ठीक है, ये 3 बोन्स होती हैं, ये तीनों बोन्स क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, और इनका वाइब्रेशन जो होता है, इन तीनों बोन्स का जो वाइब्रेशन होता है, इसको ये कह सकते हैं कि इसको एम्पलीफाई करने काम कौन करता है, तो कॉक्लिया करता है। ठीक है, कॉक्लिया इनको मैग्नीफाई करने काम करता है, और फिर जब ये जो कॉक्लिया आपका बना हुआ है, जब इसको मैग्नीफाई कर देगा इन वाइब्रेशंस को, तो ये वाइब्रेशन अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं, बहुत पतली पतली सी आप देखेंगे तो नर्व्स होती हैं, मतलब बहुत पतली पतली सी सेंसरी नर्व्स होती हैं, उसके थ्रू ये ब्रेन में पहुँचते हैं, और फिर ब्रेन उसको पता चल जाता है उसको कि क्या सिग्नल आ रहा है, और फिर उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है जो हम लोग को पता होनी चाहिए ईयर के केस में। ठीक है, वही बात देखिए नीचे भी दी गई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जो चीज़ लिखी गई है, कि व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब देखिए साउंड जब कैनाल में एंटर करी तो यहाँ पे उसको एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा था, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला गया, ईयर ड्रम बोला गया। ठीक है, अब यही ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस फिर बोन्स में ट्रांसफ़र होते हैं, बोन्स क्या करता है, उन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करता है या एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है, मेनली जो कॉक्लिया था,
ठीक है, याद रखिएगा। कॉकलिया जो है मेनली जो सिग्नल्स आ रहे थे, ठीक है, उसको एम्पलीफाई करता है और वो सिग्नल्स फिर कहाँ पहुँचते हैं, थ्रू सेंसरी नर्व्स, ये जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं उनके थ्रू फिर ब्रेन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी मैकेनिज़्म होती है किसकी, में जो कान है, मतलब जो हमारा ईयर्स होते हैं उसकी मैकेनिज़्म होती है। इसके बाद आते हैं, थोड़ी सी बात ऑसिलेटरी मोशन पे करी गई है कि ऑसिलेशंस क्या होते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। टू एंड फ्रो का मोशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, एक बार इधर गया, एक बार इधर आया। तो ये जो दोनों मोशन आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऊपर और नीचे आने का मोशन, ये एक तरीके का टू एंड फ्रो मोशन हुआ। ये मान लीजिए पार्टिकल है, इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन आप लोग समझ गए होंगे। अब ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो पेंडुलम के केस में भी होती है। जैसे मान लिया पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम, ये बॉब है, बॉब ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। तो ये जो मोशन होता है दिस इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और इसी टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं और इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में उसको क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी अगर यूनिट देखेंगे तो यूनिट होती है हर्ट्ज़। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 वाइब्रेशंस हो रहे हैं कितनी देर में, 10 सेकंड में। ठीक है, 5 वाइब्रेशंस हो रहे हैं 10 सेकंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, 5 वाइब्रेशंस हो रहे हैं 10 सेकंड में, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए 10 सेकंड में 5 वाइब्रेशन हो रहे थे। ठीक है, 10 सेकंड में 5 वाइब्रेशन हो रहे थे, तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे, 5/10। ठीक है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, तो 0.5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लोग आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम लोग पहले से करा चुके हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। उसके क्वेश्चंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, न्यूमेरिकल टाइप भी डिस्कस किए हैं और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाएं, जैसे मान लीजिए ये वेव है एक, ठीक है, ये वेव है, तो ये जो हाइट आपको दिखाई पड़ रही है इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इतना ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसके बाद लाउडनेस की बात आती है। लाउडनेस क्या होता है, तो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा ये पिच पे नहीं डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब जो पिच होती है, याद रखिए 2 बातें याद रखनी है आपको। पिच किस पे डिपेंड करती है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। लाउडनेस प्रोपोर्शनल किसके होती है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड को डबल किया गया, ठीक है, और लाउडनेस हमको पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर एम्पलीट्यूड को आप डबल कर रहे हो तो लाउडनेस अपने आप से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी गई है, इफ़ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4, मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो डेसिबल होती है, भी आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है श्रिलनेस या पिच। आपने देखा होगा कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नुकीली होती हैं, काटने वाली होती हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत पतली आवाज़ होती है, तो अगर उसको बहुत तेज़ी से बजा दिया जाए, अक्सर ये चीज़ माइक वाइक में होती है, जैसे माइक ख़राब वराब हो जाता होगा, आप लोग ने देखा होगा ची से आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये जो आवाज़ होती है ना इसकी पिच बहुत ज़्यादा है। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा है तो बड़ा वैसा लगता है कि रो रहा है, तो बहुत पतली आवाज़ आती है और कान में चुभती है जाके, तो ऐसी आवाज़ को क्या कहते हैं, श्रिल नॉइस कहते हैं। ठीक है, श्रिल नॉइस कहते हैं। तो पिच इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच को, याद रखिएगा। श्रिलनेस को या पिच को कौन डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी कैन से द साउंड इज़ श्रिल। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब साउंड श्रिल है या उसकी पिच ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और अगर मान लीजिए पिच कम है, पिच कम अगर है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच कम होगी, ऐसे साउंड को कहते हैं फीबल साउंड। क्या कहते हैं, फीबल साउंड, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, तो वही देखिए वही चीज़ यहाँ बता दी गई है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, तो अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की कम है तो ऐसे साउंड को क्या कहा जाएगा कि उसके पास जो पिच है वो बहुत ही कम है। अ ड्रम वाइब्रेट्स विद लोअर फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम होता है वाइब्रेट होता है लेकिन कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होता है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, और इसी वजह से जो ड्रम से साउंड निकलती है उसकी पिच क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है उसकी, इसी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी पिच भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर एक सीटी की बात की जाए, विसल की बात करिए, विसल आपको पता हो, अगर मान लिया आपके कान के पास कोई में विसल बजा दे तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, इसमें कान ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बंद हो गया, सुन्न हो गया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि विसल से जो आवाज़ निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच भी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, अ बर्ड मेक्स हाई पिच साउंड वेर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। देखिए एक चिड़िया है, उसकी आवाज़ बहुत ही पतली होती है, इसका मतलब उसकी जो साउंड में फ्रीक्वेंसी है उसके साउंड में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसके साउंड को क्या कहेंगे, हाई पिच्ड साउंड कहेंगे। लेकिन एक शेर है, शेर जब दहाड़ रहा है तो वो साउंड कैसी है, मोटी आवाज़ है, तो उसकी पिच क्या है, बहुत ही कम है, तो उसकी जो साउंड है, दहाड़ने की जो साउंड होती है वो बहुत ही लो पिच्ड साउंड होती है। हाउएवर, अब लेकिन यहाँ पर देखिए एक और बात करी गई, लाउडनेस की अगर बात करी जाए तो लायन के जो साउंड है, मतलब जो लायन प्रोड्यूस कर रहा था साउंड, वो ज़्यादा लाउड था एज़ कम्पेयर टू बर्ड। ठीक है, तो लाउडनेस और पिच में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अंतर मेनली यही है कि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड की बात करी गई है। अब देखिए ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड वो साउंड है जो हम लोग सुन सकते हैं, जो हम लोग को सुनाई पड़ सकता है। अब देखिए दो साउंड होते हैं, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड, तो देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा साउंड ऑडिबल है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है साउंड की फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा कोई भी फ्रीक्वेंसी साउंड की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑडिबल रेंज कहा जाएगा ह्यूमन ईयर का। ठीक है, ये ऑडिबल होता है, मतलब हम लोग इसको सुन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी साउंड की रेंज है 21 हर्ट्ज, तो हम लोग इसको सुन सकते हैं। ठीक है, कोई भी साउंड की रेंज है 19,300 हर्ट्ज, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ये इसी रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन जो वॉइस है, उस मतलब ह्यूमन की जो सुनने की कैपेबिलिटी है या ऑडिबल साउंड जो होती है वो क्या होती है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए, तो आप कहेंगे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो ये क्या हो जाएगी, इनऑडिबल साउंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड है, जैसे मान लीजिए 10 हर्ट्ज की साउंड है, तो क्या आप उसको सुन पाएंगे, तो साउंड होगी, वो बिल्कुल साउंड होगी, उसमें वाइब्रेशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी है, साउंड होगी, लेकिन वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे साउंड को क्या कहा जाता है, इनऑडिबल साउंड कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो उसको भी इनऑडिबल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए 23,000 हर्ट्ज है, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 23,000 हर्ट्ज है, तो हालांकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, साउंड ये भी है, लेकिन हम लोग इसको सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज और इनऑडिबल रेंज दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, एक आखिरी टॉपिक है, नॉइस क्या होता है। तो देखिए अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड जो होता है, ठीक है, वो साउंड जो हमको प्लीजिंग ना लगे, जो हम लोग को सूदिंग ना लगे, बहुत ज़्यादा हम लोग को कष्ट दे, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करे, प्रॉब्लम पैदा करे, तो ऐसे साउंड को क्या कहा जाएगा, नॉइस कहा जाएगा। ठीक है, अभी जो नॉइस होता है ये मेंटल प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, याद रखिएगा। मेंटल प्रॉब्लम कैसे, जैसे मेंटल है, जैसे आपने बहुत तेज़ी से साउंड सुन लिया, मान लिया आपके घर के बगल में जगराता हो रहा है, रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, तो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस आएगा ना। ठीक है, रात नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आवाज़ हो रही होगी, और अगर आवाज़ हो रही होगी तो इंसान सो नहीं सकता, और सो नहीं सकता तो कहीं ना कहीं उसका अगला दिन डिस्टर्ब रहेगा, वो मेंटली स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ जगराते की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी साउंड, जैसे कहीं डीजे ही बज रहा है रात भर, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो इसको कोई भी रिलीजियस मैटर से ना ले, सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली। अब जैसे मान लीजिए कोई कंटिन्यूसली लाउड साउंड, कोई घर के बगल मान लीजिए फैक्ट्री लगा दी गई, और उस फैक्ट्री से बहुत आवाज़ें आ रही है और लगातार आ रही है, और पर्सन जो वहाँ रह रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, तो उसको दो तरीके के मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, मतलब उसके कान वान ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी मतलब हो सकता है कुछ दिन के लिए ख़राब हो, थोड़ा बहुत ख़राब हो, ठीक है, सुनने में थोड़ी बहुत कमी आ जाए, या परमानेंट मतलब पूरा ही फेल हो जाए। ठीक है, ईयर ड्रम ही मान लिया फट गया,
ठीक है, तो क्या होगा, जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, सुनाई उसको बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं नॉइज़ की। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि नाइट में क्या यूज़ करना चाहिए, डिपर यूज़ करना चाहिए गाड़ियों में, ठीक है। तो ज़्यादातर वैसे होता यही है कि लोग हॉर्न ही बजाते हैं, तो हॉर्न का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि रात में जो साउंड होती है वो ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो दोपहर का टाइम होता है उसमें साउंड कम तेज़ ट्रेवल करेगी, लेकिन रात में जो साउंड की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत फॉग वॉग आता है तो लिक्विड वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि थोड़ी बहुत लिक्विड आ गई तो लिक्विड क्या कर देगी, साउंड की स्पीड को बढ़ा देगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिपर को मतलब लाइट को यूज़ करिए, ठीक है। हालांकि अगर इसको आप दोपहर में यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगी, डिपर चलेगा ही नहीं, तो दोपहर में आप हॉर्न ही यूज़ करें, लेकिन कम से कम हॉर्न यूज़ करिए। तो यही कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन अगर है तो नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, फिलहाल कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नॉइज़ी ऑपरेशन जो भी होती हैं उसको हमेशा रेजिडेंशियल एरियाज से बाहर रखना चाहिए, मतलब जो भी फैक्ट्रीज़ वैक्ट्री सेटअप करनी है उसको हमेशा रेजिडेंशियल एरियाज़, मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोग रहते हैं उससे बाहर रखना चाहिए। पटाखे वटाखे दगा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा घरों से दूर दगाएं। और ये चीज़ ध्यान दें कि अगर कोई पेशेंट वेशेंट रहता है आसपास तो उसके कान में वो सब चीज़ आवाज़ें ना जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद देखिए और क्या कहा गया है, नॉइज़ पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें से नॉइज़ निकलती है उसको भी दूर ही रखना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को जो भी एरियाज़ होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ उससे दूर ही सेटअप करना चाहिए। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का यूज़ जो करते हैं मिनिमम करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि गाड़ी मिल गई है तो बिल्कुल दबाए पड़े हैं, जो आपका बिल्कुल मन कर रहा है कि हॉर्न दबाए रहें तो बिल्कुल दबाए पड़े हैं, उसको वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जब इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तभी हॉर्न, मतलब तभी उसका जो भी आपका हॉर्न है उसको बजाना है, ऐसे नहीं बजाने लग जाना है, ठीक है। कई लोग फैशन में बजाए रहते हैं कि तुम्हारे पास गाड़ी है, वो सब चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद टीवी और म्यूज़िक सिस्टम, ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ठीक है, कि म्यूज़िक सिस्टम आ गया बढ़िया वाला तो उसको जब तक तेज़ नहीं बजाएंगे तब सुनाई नहीं पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसको हमेशा लो वॉल्यूम पे ही बजाना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ट्रीज़ को प्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास जैसे सड़क वड़क है या घर के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जितनी भी साउंड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साउंड एब्जॉर्ब कर लेंगे, नॉइस एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन अपने आप से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को ये भी बता देते हैं, जैसे जो डेसिबल्स अभी बताया था, लाउडनेस की जो यूनिट होती है डेसिबल्स होती है, ठीक है। तो कौन सी साउंड कितनी डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करता है या कहें कितना लाउडनेस प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग की बात अगर करी जाए तो उसमें से जो नॉइज़ निकलती है, उसमें जो साउंड निकलती है वो 10 डेसिबल की होती है। सॉफ्ट विस्पर, मतलब 5 मीटर तक अगर कोई भुनभुना रहा है, विस्पर कर रहा है, धीमे धीमे बात कर रहा है, तो उसकी जो साउंड होगी वो कितनी होगी, 30 डेसिबल की होगी। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो कितने की है, 60 डेसिबल की है। इसके बाद जो ट्रैफ़िक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आजकल हो गया है, ठीक है, शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो ट्रैफ़िक में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 70 डेसिबल की होती है। और इसके बाद जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, एवरेज जो फैक्ट्री है वो 80 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब 80 डेसिबल के ऊपर अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, नॉइज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा फिजिकली पेनफुल हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लिया हवाई जहाज़ की आवाज़ है, हवाई जहाज़ आपके घर के बगल में उतरता है या मतलब लैंड करता है या उड़ता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके जो रोटर होते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी मैकेनिज़्म चलता है, जो भी उसके अंदर का ये कह सकते हैं कि इंजन विंजन होता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो साउंड अगर आप देखेंगे तो ये साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा होगी। और जब यही चीज़ एयरफोर्स के जितने भी जेट्स होते हैं, एयरफोर्स के घर अगर एयरफोर्स में अगर किसी के घर से होगा, मतलब उसके आसपास अगर कोई भी जेट वेट आता होगा, तो आप लोग ने ये चीज़ फील करी होगी कि वहाँ पे जो आवाज़ होती है गड़गड़ाने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 130 टू 140 डेसिबल तक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो भी हम लोगों ने साउंड की डिस्कस करी, और कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर था जो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया साउंड का, ठीक है। आगे जो चैप्टर आएगा वो और भी कई सारे वीडियोज़ होंगे, हालांकि पहले भी हम लोग ने कई सारे नोट्स के वीडियोज़ बनाए हैं, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, MCQs के वीडियो हैं, उसको भी देख के अपना प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।